गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, हम लोगों की सेशन अभी जो चल रही है वो है हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस हैं उसके सेशन चल रहे हैं, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। ओके, अभी आप लोगों ने जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि स्टूडेंट क्या करके जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को वो जरूर करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आई है यूपीएससी की, उसमें आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, जितने भी जो टॉपर भी हुई हैं उनका भी ये है कि हाँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस क्वेश्चन में आप लोग कहीं पे भी इफ बट मत रखिए। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें 100% करके जाइए, और जो क्वेश्चंस जो आने की संभावना है, चलिए उसमें थोड़ा सा अगर इफ बट होता भी है तो समझ में आ सकता है कि चलो हाँ हो गया, ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अटेंड किए। लेकिन जो क्वेश्चन आ चुका है उसे गलत करके मत आइए। ओके, तो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है, किसकी चल रही है? हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो आज की सीरीज में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ओके, क्वेश्चन है किसका स्थापना में नहीं पूछा है, नहीं, स्थापना में नहीं। ओके, स्थापना में नहीं था, किसका योगदान नहीं था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर एंड ऑप्शन डी TS ऑलकट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आप ये होम रूल लुक देखने के बाद क्या समझ में आता है कि हमारे पास आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट, यही दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन इन दोनों में से आंसर नहीं है। आंसर क्या है? एस सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्थापना में नहीं था। ओके, तो इनका रोल नहीं था। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके साथ एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन ई भी आएगी। ओके, यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ई भी होगा, ई। उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से क्या होगा? एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया गया जो क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेक, चलो वैसा हो गया, अगर बीपीएससी इसको पूछता तो कैसे पूछेगा? ई ऑप्शन दिया रहता है, तो उसके पूछा स्थापना में नहीं था, तो स्थापना में इन दोनों की भूमिका नहीं थी, ना तो एस सुब्रमण्यम अय्यर की रही है और ना TS ऑलकट की रही है, ना TS ऑलकट की रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स इससे रिलेवेंट है, वो देख लीजिएगा कि होम रूल का मतलब क्या है। इस होम रूल का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस होम रूल का क्या मतलब है? कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहकर के ही शासन करना है ना। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अधीन रहकर के ही क्या करना है, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसे लिख दे रही हूँ। ये कभी कभी आजकल जो कोटेशन एग्जाम में इसका इसका क्या उद्देश्य था, इस होम रूल का क्या मतलब था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति।
ओके, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संविधान से स्वशासन की प्राप्ति, ये आपका होम रूल का मीनिंग था। अब हमें यह देखना है कि नेक्स्ट की इसकी स्थापना हुई कब थी, होम रूल की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना की एक्चुअली क्या हुई है, बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं और एनी बेसेंट भी किए हैं। ओके, तो इनसे रेलेवेंट लिख ले जाए आप लोग, इससे रेलेवेंट बाल गंगाधर तिलक कब किए हैं, बाल गंगाधर तिलक कब किए हैं, इन्होंने कब किया है, 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगर आप इसको देख लें तो ये अप्रैल 1916 लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा। अप्रैल 1916 ईस्वी में इन्होंने किया। अप्रैल 1916 में किसने किया है, तिलक ने। कहाँ किए थे, इन्होंने पूना में किया है, इन्होंने पूना में किया है। ओके, इनकी स्थापना जो पहली बार हुई थी किसने किया था, तो पूना में हुआ है और तिलक किए हैं। और ठीक इससे 6 महीने के बाद, यानी एनी बेसेंट कब की है, एनी बेसेंट इसकी स्थापना कब की है, एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया है, ये सितंबर में किया गया है, सितंबर 1916। ठीक है, इन्होंने किया था अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर। भारतीय होम रूल, यानी क्या हुआ, ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर यानी क्या हो गया, ऑल इंडिया लेवल पर। दोनों का याद रखिएगा कि स्थापना इन दोनों ने ही किया है, एक है पूना में स्थापित हुआ था और दूसरा जो है वो अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल पे किया गया था। और ये तिलक का केवल इस क्षेत्र तक सीमित था। इस क्षेत्र में भी कौन कौन से करवा देती हूँ, सितंबर 1960 में, ठीक है, 1916 ईस्वी में गठन हुआ था। तिलक का अप्रैल में हुआ है और ठीक 6 महीने बाद एनी बेसेंट ने किया है। अब तिलक ने पुणे में तो किया था, लेकिन पुणे में कौन कौन सा रीजन था, पुणे के कौन कौन से रीजन, अगर हम इस तरह से बात करते हैं यहाँ पर तो ये कौन, और थोड़ा सा वाइड देख लेते हैं, ये 4 प्रांत का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने पुणे में किया और ये जो पुणे में इन्होंने किया, स्थापना तो पुणे में हुआ, लेकिन पुणे के बाद जिस एरिया में ये फैल गया था आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो फैल गया था, तो तिलक के द्वारा फैला था कर्नाटका, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे आप लिख सकते हैं, बम्बई, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, आपसे पूछता भी, इस क्वेश्चन में पूछता भी है कि तिलक के द्वारा जो स्थापित किया गया था, ठीक है, तो कौन कौन से एरिया हैं, तो केवल यही 4 एरिया को ध्यान रखिएगा, केवल इसी 4 एरिया को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, केवल यही 4, कर्नाटका, महाराष्ट्र या मुंबई, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस जो थे, रेस्ट ऑफ जितने भी प्लेसेस थे वहां पर किसने किया है, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ प्लेसेस में एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए, अब यहाँ पर एक सवाल और कि तिलक के द्वारा 2 बुक जो है इनकी काफी फेमस है, वो दोनों बुक कौन सी है तिलक की। ओके, तिलक की 2 बुक कौन सी बहुत चर्चित है, तिलक की वो कौन सी बुक है जो काफी चर्चित है, मराठा एंड केसरी। ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था मराठा एंड केसरी। एंड एनी बेसेंट की कौन सी चर्चित बुक है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, एंड कॉमनवेल। ठीक है, चलिए, अब यहां पर क्या है, आंसर हम लोग का क्या है, एस सुब्रमण्यम अय्यर और टी एस ऑलकट। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में एक चीज जान लीजिए कि इनका योगदान था, इनका प्रमुख योगदान रहा, इनका क्या हुआ, प्रमुख योगदान था, प्रमुख योगदान था। ओके, मतलब इन्होंने भी हेल्प किया था, योगदान था, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था, नाइट की उपाधि त्याग दी थी, नाइट की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था, नाइट की उपाधि। ओके, ध्यान रखिएगा, नाइट की उपाधि इन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। चलिए, क्लियर, प्रमुख योगदान अय्यर का और इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दी थी।
एंड एनी बेसेंट ने क्या किया था कि ये पूर्ण जो स्वाधीनता था, एनी बेसेंट के साथ थोड़ा सा आप एक पॉइंट और लिख ले, एनी बेसेंट के बारे में एक पॉइंट और कर ले। ये पूर्ण स्वतंत्रता, ये पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी, ओके, विरोधी, पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, हमारे पास यहाँ कितने पॉइंट्स हो गए? फर्स्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। फर्स्ट है, होम रूलिंग का क्या अर्थ क्या है, क्या मतलब था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से क्या था, स्वराज की प्राप्ति चाहते थे। फर्स्ट, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2 टाइम्स हुई है, 2 टाइम्स हुई है। तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में पुणे में हुआ था, एनी बेसेंट ने किया था ऑल इंडिया लेवल पे किया था, अखिल भारतीय स्तर पर, जो कि सितंबर 1916 में हुआ था। अब तिलक ने किन क्षेत्रों में किया? पुणे में तो स्थापना किया, लेकिन पुणे से आगे जो ये आंदोलन फैल गया तो वो केवल 4 क्षेत्र थे, ठीक है, कर्नाटका, मध्य प्रांत, बरार एंड महाराष्ट्र। लेकिन एनी बेसेंट ने जो किया है वो ऑल इंडिया लेवल के स्तर पे था उनका, तो यहाँ ये सवाल नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर सुब्रमण्य अय्यर ने क्या किया था? उनका योगदान जरूर था, ये ध्यान रखिएगा, वो इससे जुड़े हुए थे, योगदान था, लेकिन स्थापना में उनकी भूमिका नहीं थी, ओके। स्थापना के समय उनकी भूमिका नहीं रही है, स्थापना में केवल ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? नाइट की उपाधि को त्याग दिया था, ओके, नाइट की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। तीसरी चीज यहाँ पे और क्या है, मैंने 2 बुक का नाम भी बता दिया क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताई थी, ओके। तो बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तक का नाम क्या है? मराठा एंड केसरी, एंड एनी बेसेंट का क्या है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। एक चीज और है एनी बेसेंट के बारे में कि ये पूर्ण स्वतंत्रता के विरुद्ध में थी, मतलब इनको था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रह करके स्वराज चाहिए था, पूर्ण स्वतंत्रता की ये विरोधी रही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मतलब हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो खिलाफत आंदोलन को किसने ऐसा कहा था कि हिंदू और मुसलमान की ऐसी एकता होगी जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं होने वाली? तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी का। खिलाफत आंदोलन यानी कब? 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, ओके। कहाँ? दिल्ली, 1919 दिल्ली में क्या हुआ था? 1919 ईस्वी दिल्ली में क्या हुआ था? अखिल भारतीय, ओके, 1919 ईस्वी दिल्ली अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ क्या हुआ था? खिलाफत कमेटी का गठन, खिलाफत की जो कमेटी थी उसका गठन किया गया, खिलाफत कमेटी का गठन। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसका अध्यक्ष मैं प्रीवियस क्लास में बताई हूं, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? खिलाफत कमेटी का गठन या अधिवेशन, ओके। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, ओके। ये डेट याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में जिसका अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 2 क्वेश्चन। एंड इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। चलिए अब बात आती है हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक की। हिंदू और मुसलमानों की एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता की जो संयुक्त बैठक थी, संयुक्त बैठक, हिंदू मुस्लिम एकता की संयुक्त बैठक, ओके। ये एक अधिवेशन था और दूसरा क्या था? बैठक था। तो इसकी बैठक कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी यह बैठक? कहाँ हुई थी यह बैठक? हुई थी इलाहाबाद,
जिसे वर्तमान में आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वर्तमान का प्रयागराज, और उस समय क्या था, इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद में। ओके, चलिए, और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? इस अधिवेशन का नेतृत्व भी, इस यहाँ पे जो बैठक हुई थी, यहाँ जो बैठक हुई थी, इसका नेतृत्व भी किसके द्वारा किया गया? इसका नेतृत्व भी किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है, एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। चलिए, अब यहाँ पे ये बताएं कि अली बंधु है, यहाँ पे नाम दिया है अली बंधु, तो कौन थे वो दोनों अली बंधु? अली बंधु कौन रहे हैं? 2 अली बंधु है यहाँ पर। अली बंधु यानी कौन थे वो? शौकत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली। ओके, मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। क्वेश्चन पूछ लेता है अली बंधु कौन थे, तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक, कितनी बार अध्यक्षता की उन्हें? सबसे लंबे समय तक। ठीक है, कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही थे, लंबे समय तक अध्यक्ष। क्यों लंबे समय तक अध्यक्ष क्यों रहे थे? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब आया तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की थी? इसे बोल दी थी कि ये गैर कानूनी कांग्रेस को घोषित कर दी थी। कांग्रेस को क्या बोला था कि गैर कानूनी घोषित करने के कारण 1941 से लेकर 45 तक कांग्रेस की कोई बैठक हुई ही नहीं। ओके, कोई बैठक नहीं हुई थी, तो इसलिए अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस में क्या हुआ, लंबे समय तक ही रह गए थे। ठीक है, कांग्रेस में लंबे समय तक ओके, सबसे मस्त। चलिए, ठीक है, एंड खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं ये, सीमांत गांधी। लाल कुर्ती किसका है? लाल कुर्ती संगठन ओके। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक चीज और है, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन अगर नहीं चाहिए होगा, अगर लगेगा कि नहीं एक्सप्लेनेशन ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्वेश्चन के जो भी दिए हुए हैं क्वेश्चन या उसके ऑप्शंस के ऊपर, तो आप लोग मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एंड आप किसी भी तरीके, जिस तरीके से आपको लगता है कि नहीं केवल मैं क्वेश्चन फटाफट करवाते चले जाऊँ आंसर बोल करके, तो मैं वैसे भी ले सकती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं, क्योंकि क्लास तो आप लोगों के लिए ही, तो जिसमें आप लोगों की इंटरेस्ट हो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, चलिए। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम अंकित करें। ओके, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? कब हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 ईस्वी में। तो उसके बीच में जो घटनाएं ये हुई हैं उनको आपको क्या करना है, ईयर वाइज सबको क्या करना है, ईयर वाइज लिखना है ना, कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सा किसके बाद हुई है। तो पहले चौरी चौरा में पुलिस सॉरी चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन एंड गांधी जी की गिरफ्तारी। तो आप लोगों को तो इसका समय पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो चौरा चौरी की जो घटना है, पुलिस कांड की जो घटना है, ये कब हुई थी? ये कब हुई है? ये हुई है 5 फरवरी 1922 ईस्वी, सॉरी 1922 ईस्वी की है घटना ये।
ठीक है, चौरा चोरी पुलिस हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ये एक घटना है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, इन्होंने कब किया था, आंदोलन का स्थगन इन्होंने कब किया था, 12 फरवरी, ओके, 1922 ईस्वी। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 ईस्वी, ये गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन देखना होगा, क्या होगा कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जलाना, ठीक है। तो सबसे पहले घटना कौन सी होगी, पुलिस थाने को जलाना, यानी 2, पुलिस थाने को जला दिया गया था चौरा चौरी में। उसके बाद क्या, चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हुई थी, फर्स्ट गोलीकांड हुई है 5 फरवरी को गोलीकांड हुई थी, और उसके जस्ट बाद क्या किया गया था, उग्र भीड़ की तरह पुलिस थाना को जलाया गया था। फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन कर दिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। क्यों आंदोलन स्थगित किए थे, गांधी जी आंदोलन को क्यों स्थगित किए थे, क्योंकि गांधी जी किसको ये थे, अहिंसा मानते थे, और यहाँ पे हिंसा हो गई थी, और उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंसा जहां भी होगी मैं वहां से पहले ही हट जाऊंगा। वो तो हिंसा पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो चौरा चोरी का पुलिसकांड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, ऐसे एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कि इसमें खास करके ईयर पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी, खुदाई खिदमतगार संगठन, ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफार खान, एंड ऑप्शन सी इनायतुल्लाह मशरिकी। खैर चलिए 3 ऑप्शन दिए, एक बाय मिस्टेक छूट गया होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफार खान। ओके, खान अब्दुल गफार खान। किसने किया था खुदाई खिदमतगार का, खान अब्दुल गफार खान ने। और अभी अभी जस्ट मैं आप लोग को बताई हूँ, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती संगठन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी एस एस डांगे, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम एन राय। एक्चुअली कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे एम एन राय। इन्होंने कहाँ किया था, ताशकंद में, ताशकंद में इसका गठन किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो सदस्य बने थे, कहाँ पर, ये कब हुआ था, ये इन्होंने ताशकंद में किया था। ठीक है, ताशकंद, ताशकंद में, एम एन राय ताशकंद में, कब, 1900 का सदस्य, इसका गठन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने पहला भारतीय कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके एम एन राय, एंड 1920 ईस्वी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1924 में, 1926 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, 1924, 1926, 1927, 1929 में। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1927 में। 27 में भी आपको डेट अगर पूछ लेता है, अगर बाई चांस यहाँ डेट पूछता है, तो ये 6 दिसंबर होगा, 6 दिसंबर होगा। ओके, और इसमें गठन जब हुआ था, इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके सदस्य कौन कौन थे, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता इसके सदस्य थे। दूसरा कौन था, मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी। एंड तीसरे कौन थे, जी आर अयंगर, जी आर अयंगर। ठीक है, तो ये 3 नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था, और ये 3 लोग उसमें उस गठन में शामिल थे, 3 लोगों के द्वारा गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त, हाँ ये क्वेश्चन स्किप कर दे। ओके, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन
सी यात्रा भगत एंड ऑप्शन डी एम एन राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आनंद पांडे। आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1874। और इनका जो आंदोलन था मुंडा, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1890 से लेकर 1900। ठीक है, 1890 से लेकर के 1900 तक क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ है। ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ऑप्शन ए मुंगेर भागलपुर, ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल, ऑप्शन सी गया मुंगेर, ऑप्शन डी शाहाबाद गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस क्षेत्र की पहचान करें संथालों ने कब किया है? संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था, है ना? और कहाँ किया था? भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कौन कौन थे? सिद्धू कानू, ये सब है ना। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर केंद्र था। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन बी गोदखारी विद्रोह का, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह का एंड ऑप्शन डी बहावी आंदोलन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन हो जाएगा। किसके द्वारा चलाया गया था? सर अहमद बरलेवी। ठीक है, सर अहमद बरलेवी के द्वारा। और इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया? इसलिए इसका नाम पड़ा था बहावी। ओके, इसका नाम क्या पड़ा था? इसलिए इसका नाम बहावी पड़ा था। और ये केवल और केवल कहां तक सिमट के रह गया था? ये पटना तक केवल सिमट के रह गया था। ओके, पटना केंद्र था इसका, सर अहमद बरलेवी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1866 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर नगर एवं छपरा, ऑप्शन बी मधुबनी एवं बेगूसराय, ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो बोला है 1866 के नील खेतीहरों के बारे में बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला कलर का। तो किस रंग का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन है उस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया है। ठीक है, लाल रंग का उपयोग हुआ है मिट्टी के बर्तनों पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण एंड ऑप्शन डी सोम और इस पे पर नामांकित देवता। अब इस रिलेवेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिलेवेंट एक चीज मैंने और बताया था प्रीवियस क्लास में कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम। ओके, सोम, ये सोम और पे, सोम प्लस पे, ये दोनों याद रखिएगा। तो ये तो याद रखना भी आसान है, काफी लोग इसको स्पेशली बॉयज है ना बहुत अच्छे से याद रख लेंगे। सोम और पे को 9 मंडल में है। तो ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल, वो किसको समर्पित है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है? क्या दिया गया उसमें? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, ये मैं क्लास में करवाई हूं। ओके, गायत्री मंत्र किसके द्वारा? विश्वामित्र। ये क्लास में हो चुका है, फिर से मैं तीसरा मंडल। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 10वें मंडल में, इस मंडल में जो 10 मंडल है उसमें पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त, ठीक है, इसी में वर्णन है पुरुष 10वें मंडल में। टोटल मंडल 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्म शास्त्र है उसमें भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राचीन में हो
चाहे वो मिडाइवल में हो, जब भी इस तरह से पूछता है भू राजस्व को लेकर के तो 1/6 ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस समय जितने भी दर इस तरह से दी गई है भू राजस्व को लेकर के 1/6 है। ठीक है, तो इसको हमेशा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/6 है। और जहां पर एक्सेप्शनल है वो मैं आपको क्लास में एक दिन करवा दूंगी। ठीक है, जहां एक्सेप्शनल है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, एंड ऑप्शन डी किसने किया था? तांत्रिकों ने। तो किसने किया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आजीविकों ने किया था। किसके द्वारा बराबर की गुफाएं जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? पहाड़ों को काट करके जो बनाया गया था, कहां पर है ये? कहां पर है ये? गया प्रांत के पहाड़ों को जो गया प्रांत, ओके, के लिखने की आवश्यकता नहीं है, गया प्रांत या गया ही लिखे। गया की पहाड़ी जो है बराबर की गुफा वहां पर है, पहाड़ को काट करके बनाया गया था गुफा। और किसके लिए बनाया गया था? ये आजीविकों के आश्रय के लिए। किसके द्वारा बनवाया गया था? किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक ने बनाया था इसको, अशोक के द्वारा, अशोक द्वारा बनवाया गया था। बनवाया करीब करीब क्या, कब? 300 BC। ओके, 300 BC बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था बराबर की गुफा को। किसके लिए है? आजीविकों के लिए है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के इस क्वेश्चंस। आज का सेट जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंक, ऑप्शन बी 12 उपअंक, ऑप्शन सी 14 पूर्व, एंड ऑप्शन डी 14 उपवर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 14 पूर्व है, जिसमें जैन जो महावीर जैन उनके पूर्व की जो घटना लिखी हुई है 14 पूर्व, उसमें क्या होता है? उसी को क्या बताता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। आपको इस नाम से भी समझ में आएगा, पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्व यानी पहले की जो घटना, उसमें लिखा हुआ है जैन ग्रंथ में, तो वो 14 पूर्व में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, जैन ग्रंथ का। चलिए, तो आज की हम लोग की ये जो सीरीज है ये फिनिश हो गई। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जो नगरों का पतन होता चला गया वो किस काल की थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, एंड ऑप्शन डी सातवाहन युग। सातवाहन युग। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरों का क्रमिक पतन कब स्टार्ट हो गया था? नगरों का क्रमिक पतन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, गुप्त काल में। ओके, ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये हमारी सीरीज आज की, इतने क्वेश्चंस थे, फिनिश हो गया। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट होगी तो आप लोग मुझे काइंडली कमेंट जरूर करें, तो फिर मैं कुछ और सुधार करने की इसमें कोशिश करूंगी। ओके, तो मिलते हैं फिर कल न्यू एक सीरीज के साथ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या क्वेश्चंस इसमें लास्ट में करवाया, मैंने दोनों तरीके से आज क्लास में करवा दिया है। कुछ एक्सप्लेन की हूँ और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को बताते चली हूँ। इनमें से किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, या दोनों तरीका ही सही रहेगा, जैसा आपको लगे कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं कल के क्लास में फिर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड नाइट। ओके।